24 जनवरी 1978 की सुबह कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में सब कुछ हमेशा की तरह खामोश था। बर्फ से ढकी हुई ज़मीन, दूर तक फैली सफ़ेदी और इतनी सर्दी कि सांस भी धुंध बंद कर हवा में तैरती नजर आ रही थी। येलो नाइफ के आसपास रहने वाले लोग अपने दिन का आगाज़ कर रहे थे। किसी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर बाद आसमान में एक ऐसा मंजर आने वाला है जो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। सुबह 6:53 AM लोकल टाइम पर अचानक आसमान में एक चमक उभरी। पहले एक पतली सी रोशन लकीर दिखी, फिर वो धीरे धीरे एक जलते हुए गोले में बदल गई। It looked like a real big bright light, and it had bunch of just like little jets flying behind it. कुछ सेकंड्स के अंदर पूरा आसमान सुर्ख हो गया। लोग जब अपने घरों से बाहर निकले तो कुछ लोगों को ये टूटता सितारा तो कुछ को ये रॉकेट एक्सप्लोजन लगा, लेकिन असल में वो एक सोवियत न्यूक्लियर सैटेलाइट कॉस्मोस 954 था जो अपना कंट्रोल खो चुका था और अब ज़मीन की तरफ लौट आ रहा था। A huge NASA satellite is about to fall back to Earth, likely tomorrow afternoon. It's 24 hours a day searching for this material. So there we were. It's about 2,000 kilometers between Edmonton and this temporary Camp Garland. They had to create a landing strip on a lake so that they could fly supplies in and people out and radioactive material out from that location. इस कहानी की शुरुआत 4 महीने पहले हुई थी। 18 सितंबर 1977 को सोवियत यूनियन ने एक खास मिशन लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने अपना सैटेलाइट आसमान की ओर भेजना था। सैटेलाइट का नाम था कॉस्मोस 954। ये आम सैटेलाइट नहीं था, बल्कि ये एक स्पाई सैटेलाइट था जो समंदरों में चलने वाले मिलिट्री शिप्स को रेडार के जरिए ट्रैक करता था। रेडार सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इंजीनियर्स ने इस सैटेलाइट में सोलर पैनल्स के बजाय एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल किया। मिशन का प्लान सिंपल था। जब सैटेलाइट अपनी सर्विस कंप्लीट करेगा, रिएक्टर को हाई एंड ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा जहां वो सदियों तक सेफ रहेगा। लेकिन दिसंबर 1977 में सब कुछ बदल गया। ट्रैकिंग स्टेशन ने नोटिस किया कि सैटेलाइट का ऑर्बिट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। कमांड्स भेजी गई, लेकिन सैटेलाइट ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। रिएक्टर को सेफ ऑर्बिट में भेजने वाला मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं हो रहा था। अब कॉस्मोस 954 स्पेस में घूमता हुआ एक बिग कंट्रोल ऑब्जेक्ट बन चुका था जो धीरे धीरे अर्थ की ग्रेविटी की तरफ खींचता जा रहा था। और फिर आई 24 जनवरी 1978 की वो सुबह जब सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराया। फ्रिक्शन की वजह से उसका मेंटल स्ट्रक्चर जलना शुरू हो गया। कुछ ही सेकंड्स में वो कई टुकड़ों में टूट गया। जलते हुए मेटल्स के टुकड़े आसमान से बर्फीली ज़मीन की तरफ गिरने लगे। ये मलबा एक बहुत बड़े इलाके में फैल गया, लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा और 800 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जो ग्रेट स्लेव लेक के आसपास और येलो नाइफ के साउथ ईस्ट आर्कटिक रीजन तक फैला हुआ था। उसी दिन शाम तक कैनेडियन अथॉरिटीज़ को समझ आ गया था कि ये आम क्रैश नहीं है, कुछ फ्रेगमेंट्स रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, और सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए कनाडा ने यूनाइटेड स्टेट्स से मदद मांगी। अगले ही दिन एक जॉइंट रिकवरी मिशन शुरू हुआ जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन मॉर्निंग लाइट। आर्कटिक की सर्दी में सर्च मिशन चलाना किसी जंग से कम नहीं था। टेम्परेचर इतना कम था कि हेलीकॉप्टर्स की बैटरी जम जाती थी। प्लैनेट्स पर स्पेशल रेडिएशन डिटेक्टर्स लगाए गए जो हवा से रेडिएशन सिग्नल्स पता लगा सकते थे। जहाँ भी सिग्नल मिलता, स्पेशली प्रोडक्ट टेम्स वहाँ लैंड करती और फ्रेगमेंट्स को शील्डेड कंटेनर्स में कलेक्ट करती। कई हफ्तों तक चलने वाली सर्च के बाद कुछ रेडियो एक्टिव टुकड़े मिल गए। हर फ्रेगमेंट को केयरफुली हैंडल किया गया ताकि कंटेमिनेशन से बचा जा सके। ये फ्रेगमेंट साइंटिस्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि इनसे सैटेलाइट के रिएक्टर डिज़ाइन के बारे में वैल्यूएबल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिली। बाद में कनाडा ने इंटरनेशनल स्पेस लॉ के तहत सोवियत यूनियन से कॉम्पनसेशन डिमांड की और लंबी नेगोशिएशन के बाद पार्शियल पेमेंट भी रसीव हुई। यह हिस्ट्री का पहला मौका था जब किसी स्पेस एक्सीडेंट पर इंटरनेशनल लायबिलिटी कन्वेंशन प्रैक्टिकल तौर पर यूज़ हुआ। आज भी कनाडा के आर्कटिक के उन सुनसान बर्फानी इलाकों में जहां कॉस्मोस 954 का मलबा गिरा था, ये वाक़या एक खामोश कहानी की तरह ज़िंदा है। एक ऐसी कहानी जो याद दिलाती है कि इंसान जब स्पेस तक पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आसमान तक महदूद नहीं रहती, कभी कभी उसका असर ज़मीन पर भी नज़र आता है।